हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका जो भी पेपर हुआ था उसका हमने छोटा सा एक डिस्कशन रखा है। तो आइए हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में जो आपके सवाल आए थे ना, वो आपको चेक कर लेना कि कौन सा आपका सही और कौन सा आपका गलत हुआ है। सही हुआ है तो अच्छी बात है और गलत हुआ है तो भी अच्छी बात है। कोई ज्यादा पैनिक नहीं करना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये बोलता है क्या, देखिए आपके सामने पहले क्वेश्चन में एक तो रिएक्टेंट गिवन है। क्या, पहले क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट गिवन है और एक आपको प्रोडक्ट दिया गया है। क्या, रिएक्टेंट के साथ एक प्रोडक्ट दिया गया है और आपसे बोला गया है कि ये आर आपको बताना है, मतलब कि इसमें रिएजेंट क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके कुछ ऐसे थे, मान लीजिए पहला था जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। दूसरा वाला था क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड फिर से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तीसरा था डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय, ये भी हाइड्रोलिसिस था, ठीक है। और अगला था मान लीजिए Na के साथ Hg और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब बताइए मुझे, देखिए इससे हमें बेंजल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। इससे हमें क्या चाहिए, इससे हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड। अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं तो LiLH और क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस कर देगा किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला ही काम करेगा, कीटोन को आपका 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अगला है, इसको हम बोलते हैं डिबाल एच भी बोलते हैं इसको। क्या, इसको हम डिबाल एच भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हम इसको बोलते हैं। और ये आपका दो ही काम करता है। क्या, एक ही मतलब काम करता है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपका साइनाइड हो, क्या हो, साइनाइड हो, एस्टर हो, दोनों को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यही काम करता है बस। और ये भी यही करेगा आपका, क्या, इसको कीटोन को रिड्यूस करेगा इसमें 2 डिग्री अल्कोहल में। और हाइड्रोलिसिस नहीं तो ये आपका C2H5OH के साथ शायद आपको पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला होगा क्या, डिवालेंस। ये आपका, ये देखो ये क्या है, ये है आपका एस्टर और ये है एल्डिहाइड। मतलब साइनाइड और एल्डिहाइड को नहीं, साइनाइड और एस्टर को जो सीधा एल्डिहाइड में करते उसको हम बोलते हैं डिवालेंस, या फिर आपने स्टीफन रिडक्शन भी पढ़ा होगा, वो बीच में होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, उसमें आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछी गई है और 4 आपको वो कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। चेक करते जाना है कि आपका कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है क्या, आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ। देखना, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, सही बात है। अब मुझे बताओ, देखिए आपने जीओसी में पढ़ा होगा क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन बढ़ाता है और कौन कौन घटाएगा, बताइए मुझे। जहां तक मुझे पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डिक्रीज होती है, सही बात है। हाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कौन से होते हैं बताइए मुझे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से तो इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज होती है, ठीक है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होंगे आपके, माइनस वाले, मतलब माइनस आई हो गया, माइनस एम हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपके प्लस एम हो गया, प्लस आई हो गया। ये होता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल, जो आप बोल सकते हैं इससे डिक्रीज इंक्रीज होता है। देखिए अब इसमें आपके सामने पहला तो दिया गया है कुछ ऐसा HCOOH, ठीक है भाई। दूसरा है ऐसा, तीसरा है कुछ ऐसा, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है। नंबर 4 कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये तो अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि कौन सा होने वाला है इसमें। बताओ फिर, अरे बताओ जल्दी से, देखो क्या बोला गया है क्या,
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। या फिर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही आपकी कम होगी। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कोई एसिडिक मतलब विड्रॉइंग नहीं, ना तो कोई विड्रॉइंग है ना कोई डोनेटिंग। यहाँ नीचे आइए, फिर यहाँ आपको दिखेगा ये है प्लस आई, उसके बाद आप और नीचे यहाँ आपको दिखेंगे दो दो प्लस आई, कितने हैं, दो प्लस आई है। यहाँ पर आपका एक प्लस आई है, ठीक है। नीचे और आओगे आप तो यहाँ पर आपको तीन तीन प्लस आई नजर आएंगे। क्या, यहाँ पर आपको तीन तीन प्लस आई नजर आएंगे। तो अब बात कुछ ऐसी है, आपको अब तक आंसर मिल भी गया होगा। क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब पहले के ज्यादा हो फिर कम होती है, ऐसे ही करना, ठीक है। तो पहले वाले में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं है, उसके बाद दूसरे में एक है, तीसरे में दो है और चौथे में तीन है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है, ऐसा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो एक असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन आपको ये गिवन है, क्या, देखिए कि एल्काइल आयोडाइड, क्या, एल्काइल आयोडाइड जो है वो आपका फास्टर SN2 देता है एल्काइल क्लोराइड से, ठीक है। ये तो है आपका असर्शन। और अगर मैं बात करूं इसके रीजन की, तो रीजन कुछ ऐसा है, ये बोलता है क्या कि आयोडीन जो है ना वो बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन क्या है, आयोडीन आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, इस कारण से ये आपका SN2 जल्दी देता है। सही बात है, बताइए। देखिए SN2 क्या होती है आपकी, ध्यान से देखना। SN2 होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या होती है, SN2 होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर RH है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये है आपका लिविंग ग्रुप, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप जाएगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर आप SN2 देखोगे तो SN2 में कुछ ऐसा है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पीछे से, उसके बाद ये निकलता है और फिर यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलती है और ये कुछ ऐसा बन के आता है और इसमें होता है आपका 100% इन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए आयोडीन का साइज जो है ना वो क्लोरीन से बड़ा है। क्या, आयोडीन का जो साइज है वो क्लोरीन से बड़ा है, इसी वजह से आपका आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो आपका रीजन जो है, आपका आंसर इसमें ये होगा कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसकी, असर्शन की। तो अब देखिए, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये बोला गया है कि 4 आपको कंपाउंड दिए गए हैं, 4 ये बोल सकते क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा बेंजीन नहीं बनाएगा। क्या, कौन सा बेंजीन नहीं बनाएगा। तो लिखिए डज नॉट गिव बेंजीन, डज नॉट गिव बेंजीन। देखिए पहला है, पहला क्या है भाई, पहला ये नहीं है भाई, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पहला है कुछ ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें डाला गया है रेड और ट्यूब में इसको, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसा है, कैसा, दूसरा आपके सामने है ये, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये आपको दिया गया है वार्म वाटर में, किसमें, ये आपको दिया गया है वार्म वाटर में। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है, ये ऑप्शन एक बार आप देख लेना, करता हूँ मुझे सोडा लाइम इसमें डाल के और हीट दे दी गई आपको, ठीक है। नंबर 4 कुछ ऐसा है, N-हेक्सेन दिया गया है और उसमें आपके सामने MO2O3 और 773 केल्विन टेम्परेचर है।
तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा आपको बेंजीन नहीं देगा। पहले देखिए, इथाइलिन में अगर आपको रेड O2 मिलती है या फिर 573 केल्विन टेम्परेचर भी दे सकता है तो वो आपका बेंजीन बनकर आता है, ठीक है। अब आइए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में अगर आपको गर्म पानी डाल दिया गया है तो ये आपका फिनोल बन के आएगा, ना कि बेंजीन, ठीक है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया, ठीक है। ये अब आपका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, ये भी बेंजीन बन के आएगा। और इस रिएक्शन का नाम है हमारे सामने एरोमेटाइजेशन, ये शायद आपको याद हो, और ये भी आपकी बेंजीन बन के आएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। छाप दो इसको, नहीं छाप के तो क्या ही करोगे यार तुम। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा पूछा गया है कि आपको एक कंपाउंड गिवन है, उसके आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट निकालनी है जो उनके बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसा क्या कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टीरियो तो आपसे पेपर में पूछा गया है, क्या इंक्लूडिंग स्टीरियो पेपर में पूछा गया है, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको दोनों बताने हैं, ठीक है। और कंपाउंड ये गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ है CH3। बताइए, अगर हम बात करें एक्सक्लूडिंग स्टीरियो की तो उसमें आपके मतलब वो 4 स्ट्रक्चरल वाले आइसोमर बनेंगे कि जहां आप क्लोरीन लगाओ और अलग अलग प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आए। देखिए फिर अगर मैंने यहां लगा दिया है तो मैं यहां नहीं लगा सकता क्योंकि ये दोनों पोजीशन आपकी सेम है, ठीक है। अब मैं यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं और यहां भी लगा सकता हूं। एक मिनट रुकना भाई, ये थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है अभी फिलहाल ये बोर्ड। ठीक है, देखिए अब अगर मैंने यहां लगा दिया तो मैं यहां नहीं लगा सकता, तो यहां से आपके 4 बन के आ रहे हैं, क्या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो यहां से आपके 4 बन के आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग स्टीरियो के, लगा के देखिए एक बार, ये कुछ ऐसा है आपके सामने, बताइए 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्लोरीन यहां लगा दूं, कहां पर, अगर मैं क्लोरीन यहां लगा दूं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला है कुछ ऐसा, अगर मैंने यहां लगाया तो मैं यहां नहीं लगा सकता, अब मैं क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं क्लोरीन यहां लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ ऐसा है कि अगर मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया है तो आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करने की इसमें एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में देखो देखिए यहां पर ये जो है ना, ये है आपका कायरल कार्बन, ठीक है। ये कैसा कार्बन है, कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसके आपके दो सामने 2 काउंट होंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल है, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, तो इसके ये कायरल सेंटर नहीं है, इसी वजह से इसका एक ही काउंट होगा। यहाँ देखिए अब इस कार्बन पे एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन, एक ये पूरा ग्रुप है और एक है मिथाइल, तो ये हो गया आपके सामने कायरल, तो 2 इसमें और एक आपका इसमें, तो देखिए 2 3 4 5 और 6, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो में आपके इसका आंसर आएगा आपके सामने 6। क्या इंक्लूडिंग स्टीरियो में आंसर आएगा आपके सामने 6। बताओ क्या था यार इस क्वेश्चन में, जल्दी से छापो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा दिया गया है आपको, आपसे एक शुगर के बारे में पूछा गया है, कुछ क्लासिफिकेशंस आपको उसकी बताई हुई है और आपको बताना है कि वो शुगर कौन सी है, ठीक है। देखो बताओ, देखिए एक शुगर है X, क्या एक शुगर है X, ठीक है भाई। हाँ अब देखो उसकी पहली क्लासिफिकेशन ये है कि वो शहद में पाई जाती है, ठीक है। कहां पर, शहद में वो आपको पाई जाती है, और ये एक कीटो शुगर है, क्या इस एक कीटो शुगर मतलब हो सकता है कोई कीटोनिक ग्रुप हो उसमें, ठीक है।
नंबर 3 ये है कि अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स भी वो बनाता है, अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स बनाता है। और नंबर 4 है कि वो लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। जैसे ही आप नंबर 4 पे आए आपकी आंखें चमक गई होंगी कि लीवो रोटेटरी है मतलब एल ग्लूकोज एल फ्रक्टोज ऐसा कुछ पाएगा आपको, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिया गया था। और ऑप्शन मान लीजिए आपके मेरे पक्के याद नहीं है, मान लीजिए पहला था डी ग्लूकोज, दूसरा था डी फ्रक्टोज, तीसरा मान लीजिए मेनोज, और चौथा मान लीजिए सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें आपसे बोला गया है कि जैसे ही आपने देखा लीवर रोटेटरी तो आपने दिमाग में सोच लिया होगा क्या कि आपको डी ग्लूकोज चाहिए, शायद एल ग्लूकोज मिला हो, डी एमेनोज की जगह एल मेनोज मिला हो, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। देखिए इसका आंसर आपका डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज कैसे है, डी फ्रक्टोज को हम बोलने को ही डी फ्रक्टोज बोल सकते हैं, बोलते हैं मतलब, लेकिन ये होता फिर भी लीवर रोटेटरी है। कैसे, देखिए डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसा होता है, OH H HOH HOH CH2OH। अब देखिए ये आपका OH राइट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं डी, लेकिन जो इसका नाम हम लिखते हैं ना वो हम ऐसे लिखते हैं डी फ्रक्टोज। और आपने पढ़ा भी होगा क्या कि डी के लिए तो प्लस यूज करते हैं, लेकिन ये है लीवर रोटेटरी इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ आया, इसका आंसर होगा डी फ्रक्टोज आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। कैसा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऐसा दिया है कि देखिए कैसा है भाई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर आपको निकालने, क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं। और इसमें आपके सामने आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर वाले भी होने चाहिए और स्टीरियो वाले भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा है C4H8 दिया गया है, साइक्लिक ईथर है ये आपके सामने, ये भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले सबसे पहले आपको उसकी ड्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है भाई, बताइए C4H8O मतलब ऑक्सीजन को करो इग्नोर, जैसे मैंने आपको बताया था। ये अब 4 कार्बन की एल्केन होती है C4H10, DO निकालने जाओगे, DO आएगी आपकी 1। तो 1 क्या होती है, या तो एक रिंग हो या फिर एक पाई बॉन्ड हो, ये होती है आपकी DO। ठीक है, अब देखिए C4H8O में आप पॉसिबिलिटीज देखना, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ। अगला वाला कुछ ऐसा है। ठीक है, अगला वाला ऐसा है। उसके बाद और कुछ आप बताइए, क्या ऐसे स्ट्रक्चर में आप कुछ और बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो अब 3 की रिंग की तरफ बढ़िए और ऐसा ऐसा बना दूंगा, कोई दिक्कत आपको, ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा ऐसा बना दो, कोई दिक्कत आपको, बताइए। और ऐसा 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 बना दो। अब देखना क्या और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर आपको कोई कायरल सेंटर नजर नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये काउंट होगा। ये कायरल सेंटर है, ये 2 काउंट होंगे। यहाँ पर नहीं है, ये 1 काउंट होगा। यहाँ देखिए अब ये कायरल है, ये कायरल है, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव है 2, एक ये, इसमें आपका एक मीजो भी बन के आएगा। तो ये टोटल आपके यहाँ से बनेंगे 3। यहाँ देखो यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, ये 1, ये कायरल सेंटर, ये 2, टोटल ही नहीं कितने हो गए आपके, 1 2 2 2 4 6 6 4 10। तो टोटल आपका इसका आंसर जो आएगा आपके सामने वो आएंगे 10 टोटल। और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर जो आपके बन जाएंगे वो बन जाएंगे आपके 10। छाको इसको, मतलब देखो छाप के तो क्या ही करोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल है सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगर आपको पता हो क्या कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डिक्रीज होती है। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो पहला आपसे दिया गया था एन इथाइल इथेनामीन, शायद यही था भाई, देख लेना एक बार। एन इथाइल इथेनामीन, बी था आपका इथेनामाइन, बी क्या था, बी था इथेनामीन, सी था आपका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन या फिर अमीन बोल दो आप, डी था आपका बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। बताइए एन इथाइल इथेनामीन का स्ट्रक्चर क्या है, एन इथाइल समझो, जो इसका स्ट्रक्चर बना सकता है, बना लिया होगा तो फिर ये सोल्व हो गया होगा, ठीक है। एन इथाइल इथेनामीन, देखिए NH, यहां पर CH2, यहां पर CH3, N आ गया है, मतलब जो भी लोग जो होगा ना वो आपका 2 डिग्री होगा क्या, ठीक है। N आ चुका है तो अमीन जो होगा वो 2 डिग्री होगा, ये हो गया आपका N इथाइल इथेनामीन। अब आता है इथेनामीन, इथेनामीन कुछ ऐसा है CH3 CH2 NH2, ये है इथेनामीन। N मिथाइल एनिलीन, मतलब फिर से 2 डिग्री आ चुका है, तो ये होगा NH के साथ, यहां होगा CH3। अगर हम बात करें बेंजीन अमीन किसकी, अगर हम लोग बात करें बेंजीन अमीन की, तो ये होगा आपके सामने NH2, यहां होगा। ये भाई आज बुरा मान गया शायद, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है मित्र, रुक जा भाई थोड़ी देर, ठीक है। ये होगा, आप देखो ध्यान से देखना, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है प्लस आई, इथाइल तो एल्काइल ग्रुप का आपका प्लस आई ही होता है। देखिए यहां पर दो प्लस आई, यहां एक प्लस आई, यहां प्लस आई है छोटा प्लस आई, और ये बेंजीन पूरा आपका माइनस आई, ये फिर से यहां पर माइनस आई। तो अब आपको पता तो चल ही रहा होगा, देखिए दो प्लस आई तो पहले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके बाद एक प्लस आई, वो भी ये इधर नहीं है भाई, ये इधर है, ठीक है। फिर एक प्लस आई वो बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में ये पूरा माइनस आई, यहाँ एक थोड़ा बहुत तो प्लस आई है, तो ये थर्ड और ये होगा फोर्थ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये आपको समझ आ गया होगा। आइए फिर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ क्या है बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि विच वन नॉट डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर को कौन सा वाला डीकलराइज नहीं करेगा। अगर आपने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है क्या, ब्रोमीन वाटर आपका क्या है, ब्रोमीन वाटर को आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं ना, बताइए। ब्रोमीन वाटर को आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब जहां पर आपके पाई बॉन्ड होंगे उसी को ये कलराइज करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं डीकलराइज करेगा। देखिए पहला आपको गिवन था स्टायरीन, पहला क्या था, पहला था स्टायरीन। दूसरा आपको गिवन है एनिलीन, दूसरा आपको गिवन है एनिलीन, और ये सारे आपके सामने अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और जो तीसरा वाला था वो था अनहेक्सिन, यहां गड़बड़ हो चुकी थी। और नंबर 4 है वो है फिनोल। बताइए ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है भाई, जहां पर सैचुरेशन अनसैचुरेशन ही नहीं है वो टेस्ट कैसे दे देगा। तो यहां पर बताइए इसमें कोई अनसैचुरेशन है नहीं, बिल्कुल सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये होगा आपका क्या, जो जिसको ब्रोमीन वाटर डीकलराइज नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो 10 आप लोग बताइए, बहुत आसान है। देखिए फिर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, कैसा है, ऐसा ये आपको गिवन है, यहां CH3 लगा दिया और पहला है HBr बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, किसके साथ, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ। फिर दिया गया है केशियन और तीसरा है NaHg
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये दिया गया है। इसको देख के फैलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको यार पहले ही बोला गया होगा, शायद मैंने नहीं बोला, कि रिएक्शन जो है ना आपकी ऑर्गेनिक में, आपको जो सिमेट्रिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, सिमेट्रिकल मतलब जो एक सीक्वेंस में चलती हैं, उनकी आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए पहला आपको गिवन है HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड को ही देखना है आपको, बेंजोइल की तरफ मत जाओ, बेंजोइल की तरफ जाओगे वहां फैल जाओगे। ठीक है, HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड से आपको सीधा क्लिक करना चाहिए क्या, एंटी मार्कोनी को, क्या एंटी मार्कोनी को। HBr H प्लस Br माइनस, और एंटी मार्कोनी को ये बोलता है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये Br यहां लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सिंपल केशन दिया गया है। सिंपल केशन मतलब मान लीजिए एक्वस केशन, एक्वस में दिया गया है, और ये अगर आपको एक्वस में दिया गया है तो Br की जगह यहां लग जाएगा Cn, और फिर हो जाएगा आपका रिडक्शन किसमें, NaHG, इसको शायद हम अमरगम भी बोलते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसका Cn का रिडक्शन करवा दो बस, ये हो जाएगा आपका आंसर। Cn का रिडक्शन करवाना है तो ये होगा CH2NH2, क्योंकि साइनाइड का रिडक्शन तो शेयर यही बनता है 1 डिग्री हमने। ठीक है, छापो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये बोलता है कि आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं भाई। मान लिया असर्शन रीजन जो है वो थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन स्टेटमेंट आपको बिल्कुल साफ सीधी दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कुछ ऐसा है क्या कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वो आपका बनता है कब, जब आप एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 273 से 278 केल्विन जब होता है तब ये बनता है। बताइए क्या ये सही है? आप ये आपने पढ़ा होगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में आपका ये आता है, और ये एकदम सही है। ठीक है, दूसरा ये दिया गया है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उससे अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप सीधा KI डालकर बना सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, ये आपका इसका आंसर। ये तो बहुत आसान है, तो ये स्टेटमेंट कैसे गलत कर सकते ये क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ है साइनाइड, ये डबल बॉन्ड हो है, और यहाँ दिया गया है आपको CH3MgBr किसमें, एक्सेस में, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बताइए इसमें कुछ खास है भाई? ये आपको दिखाने के लिए लेंथ दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है क्या लेंथ? बताओ बताओ, दिखने के लिए लेंथ दिख रहा है आपको, लेकिन है बिल्कुल नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट से है, देखिए ग्रिग्नाइट रिएजेंट से आप क्या करते हैं, जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है उसको आप चुराते हैं, यही तो करते हैं। देखिए यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप लोग चुराओगे CH3-, CH3- कीटोन दिखते ही पहले यहाँ पर अटैक करेगा और ये जाएगा टूट, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ है C-N, यहाँ लग गया है O- के साथ CH3। अगर ग्रिग्नाइट मेरा एक्सेस में नहीं होता तो ये रिएक्शन यही खत्म हो जाती, हम सीधा हाइड्रोलिसिस करवा देते। लेकिन आपका ग्रिग्नाइट जो है वो दिया गया है आपको एक्सेस में, तो ये CH3- कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट जाएगा। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आएगा, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, C डबल बॉन्ड NCH3 O-CC और CH3। अब आप यहाँ पर करवाइए हाइड्रोलिसिस, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर करवाइए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होगा, O- के पास H आ जाएगा, और यहाँ आपको ऐसा तोड़ना है कि OH और HOH। तोड़ो इसको, क्या बन के आता है फिर बताओ मुझे। देखिए ये कुछ ऐसा बन के आएगा, ऐसा ऐसा, यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ होगा CH3, फिर उसके बाद ऐसा है कि C पर कार्बन पर 2 OH दिखते ही
मत लगा देना भाई कार्बन पर 2H, आपके पापा बहुत मारेंगे आपको, ठीक है। पानी निकालो यहाँ से। पानी निकालते ही ये आपके सामने कुछ ऐसा बनाएगा, C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है। और फिर से एक बार आएगा क्या, ग्रीनराइट रिएजेंट, क्योंकि उसको दिख गया है कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, सही है क्या बताओ। O माइनस, यहाँ CH3, यहाँ फिर से CH3, ये है OH और ये है CH3। अब करवाओ भाई हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। बताओ क्या अब आप इजीली इसका हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, और करवा सकते हैं तो ये प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये था आपका इसका आंसर। क्या था इसका आंसर बताओ। इसका आंसर था कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा OH CH3 CH3 OH CH3। ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो अब बताओ मुझे आपके कितनी सही हो चुके हैं अब तक। देखो भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कितने भी सही हो कितने भी गलत हो, अगर आपने आपका 100% दिया है तो फिर उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो मान, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो टफ था। क्या ऑर्गेनिक को सच्ची बताना, आपको देख के लग रहा है कि ऑर्गेनिक टफ थी। देखिए अगर पेपर टफ था, पैनिक नहीं करना है, क्या पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पेपर जो टफ था वो सभी के लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। अगर पेपर सभी के लिए टफ था तो इसका मतलब है कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है। जैसे जैसे 2016 में गई थी, या फिर 2021 आप बोल सकते हो कि कट ऑफ उनमें लो गई थी, तो वही काम यहाँ पर भी होगा, किसमें 2025 नीट वाले में। तो पैनिक मत करो बिल्कुल भी, यही कहना चाहूँगा मैं तो। बस तो यही रखते हैं फिर, चलिए फिर, यह था आपका आज का डिस्कशन। मिलते हैं अब आपसे कभी फिर, चलिए बाय।